बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं UGI में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। लास्ट हमारा लेक्चर में हमने वैल्यू ऑफ मनी और थ्योरी ऑफ मनी, ये दो चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं और उसके बाद इन दो चैप्टर में जो लॉन्ग बनते हैं हमने वो डिस्कस किए थे। अब इन दोनों चैप्टर के यानी थ्योरी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी, अब हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको लास्ट चैप्टर के MCQs करवाए थे और उसमें आपको जो बातें मैंने समझाई थी एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ आपको। बेटे MCQs बहुत ही एहतियात के साथ समझ के आपने उसका राइट वन ऑप्शन टिक करना होता है। जो आम तौर पे ये बात देखी गई है, हम क्लास में भी और बच्चों को देखते हैं कि बच्चे MCQs पढ़ते हैं, फिर उठा के उसके की में चले जाते हैं, की में देखते हैं कि आंसर A B C जो भी है वो उठा के फिर उसे टिक कर देते हैं। तो वो अपने उस आंसर जो कि की में लिखा हुआ है, A है, B है, C है, D है, जो भी है, तो वो उसके अलावा बाकी ऑप्शन पे गौर नहीं करते। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है कि अगर उसकी ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, तो ये फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा हो, क्योंकि एक तरह का ये तो अमर एक तरह का रट्टा लगाना हो सकता है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी है, फिर आपने उसका आंसर जो है वो आपने रट लिया है। तो ये सोशल साइंस है, इसमें इसके ऑप्शन, इसके जो कह सकते हैं कि आपकी स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी होती है वो भी मुख्तलिफ हो सकती है, उसके आंसर लिखे हुए होते हैं वो भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो इसमें आपने ख़ुसूसी तौर पर एक तो ये इस बात की एहतियात करनी है कि अगर आप A B C D 4 ऑप्शन में से अगर आप किसी एक ऑप्शन को अगर आप उसका आंसर दे रहे हैं, अगर आप उसको राइट वन कह रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसको आपने दुरुस्त करार दिया है वो क्यों दुरुस्त है, और जो बाकी तीनों जो कि गलत तस्वुर कर रहे हैं आप, तो उनमें वो उनका मतलब क्या बनता है और वो गलत हैं तो क्यों हैं, मतलब है कि किस तरह से उससे रिलेट नहीं करते। तो ये बात। और तीसरी बात MCQs के हवाले से ये है कि आपने ये देखना है कि उस MCQs की और कौन कौन सी सूरतें हो सकती हैं, यानी और किस किस अंदाज से वो MCQ आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप मुझे फॉलो करें, ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, इंशाल्लाह आप इसे देखें और हर एक MCQ को हम उसके तमाम ऑप्शन की मदद से हम उसे चेक करेंगे। तो ये है बेटे इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर, इकोनॉमिक्स पार्ट 2, और इसमें हम जिस चैप्टर के MCQs कर रहे हैं वो मनी और वैल्यू ऑफ मनी, इसके हम आज MCQs इस हमारे आज के सेशन में हम डिस्कस करें। तो MCQ जी, तो सबसे पहले जो MCQ पहले आपसे पूछा गया है वो ये है, ये यूनिक नोट से मैं फ़िलहाल आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। आपने ये भी सॉल्व करने हैं, इसके अलावा जो बुक आप जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो बुक से आप उसमें आपके MCQs हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है बेटा ये है कि आप पहले उस चैप्टर की थ्योरी को पढ़ें। मुकम्मल तौर पर पढ़ने के बाद
फिर जब आप MCQ सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। पहला सब है MCQ, द सिस्टम अंडर विच गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड डायरेक्टली विदाउट यूज ऑफ मनी। के सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, पहला MCQ है कि डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स विदाउट यूजिंग द मनी इज़ कॉल्ड। आपने ये पढ़ा है कि एक ज़माना वो भी था कि जब देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ मनी, पैसा नहीं होता था, तो उस वक्त ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने का जो एक पैटर्न था वो ये था कि गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स डायरेक्टली, कि चीज़ों को चीज़ों से बराह रास्त बदल देते थे, और आपने ये पढ़ा है कि उसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। अब ऑप्शन पे आते हैं कि ऐसा निज़ाम जिसमें अशिया को अशिया से बराह रास्त बदला जाता है वो क्या कहलाता है बेटे? पहला ऑप्शन है मॉनेटरी सिस्टम यानी ज़री निज़ाम, दूसरा है इकोनॉमिक सिस्टम मुआशी निज़ाम, तीसरा बार्टर सिस्टम बराह रास्त तबादला का निज़ाम या बार्टर सिस्टम ट्रेड तिजारत। ये चूँकि आसान एक MCQs है, लिहाजा इसको मैं आपको जो पहले आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपने सवाल आपसे है कि एक्सचेंज ऑफ गुड विद गुड डायरेक्टली द सिस्टम इज़ नोन एज, तो ऑप्शन क्या है? ना तो ये मॉनेटरी सिस्टम ऑप्शन राइट वन है, ना ये इकोनॉमिक सिस्टम है, बल्कि ये बार्टर सिस्टम है। तो इसमें आप दो बातें आ जाती हैं, एक तो आपके MCQs भी सॉल्व हो जाता है, दूसरी बात है कि इसमें आप से सवाल जो एक तो साथ में डेफिनेशन भी आपकी याद हो जाती है। ये तो आपका ये बना हुआ सवाल है, इसमें और क्या क्या सूरतें हो सकती हैं? अच्छा, इसमें एक तो ये हो सकता है कि आपसे यूं भी सवाल आपसे हो सकता है कि अंडर बार्टर सिस्टम गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद, ठीक है जी। ये आपको ये समझाना है कि ये इसमें से और कौन कौन से MCQs हो सकते हैं। एक तो मतलब ये MCQs हो सकता है कि अंडर बार्टर सिस्टम बराह रास्त तबादला के निज़ाम के तहत गुड आर एक्सचेंज विद, ठीक है जी। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जी, पहला ऑप्शन मनी, दूसरा ऑप्शन जो है वो गुड्स में आप, तीसरा ऑप्शन जो है मसलन आप कोई और चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, करेंसी लिख दें आप, ठीक है, या नॉन ऑफ देम। ये हमने एक ऑप्शन लिया है कि ये सवाल ये MCQ आपसे सेंस में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा निज़ाम के बार्टर सिस्टम के तहत क्या होता था, गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, क्या था? गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स। एक तीसरा एक MCQ और भी इसका हो सकता है कि इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच सिस्टम वाज नॉट अंडर मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी, तो आपने क्या उसका आंसर लिखना है? बार्टर सिस्टम। तो ये एक MCQs में से आपके कई एक MCQs बन सकते हैं। एक तो सिंपली बना हुआ है, मैंने आपको एक उसके आंसर में से एक स्टेटमेंट बना के आपको आंसर बना दिए हैं कि आपने जब ये याद रखना है कि बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें गुड्स को गुड्स से डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता था, और देयर वाज नो कंसेप्ट मनी, यानी कि देयर वाज नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाइक मनी, पैसा नहीं होता था। अब ये तीन मालूमात आपके पास हैं कि बार्टर सिस्टम क्या है, इसमें गुड्स को गुड्स से डायरेक्टली एक्सचेंज कर दिया जाता है,
और इसमें पैसा नहीं होता। अब MCQs आपका जिस सेंस में आ जाए, जिस फॉर्म में आ जाए, आप उसे आसानी के साथ हल कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि देयर वाज नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देयर वाज नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन, यानी कि एक और ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको कि देयर नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज देयर इन। सवाल क्या है आपका कि कोई भी चीज़ आले मुबादला नहीं होती थी, किस में नहीं होती थी, किस में नहीं होती थी? हमारा क्या है आंसर? आपके आंसर होंगे A, B, C, D। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये किस निज़ाम में नहीं होती थी? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम लिख दें या डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम लिख दें, बात एक ही है। तो आपने ये गौर करना है कि एक ही MCQs उसको किस किस सेंस में और किस तरह से वर्डिंग जो है वो बदल के आपसे पूछा जा सकता है। जी बेटा, दूसरा इसमें हम नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। दूसरा बेटा कि एक लिखा है मनी इज़ व्हाट मनी डज। ज़र वो है जो ज़र का काम करे। एक डेफिनीशन है, एक तारीफ़ है कि मनी इज़ व्हाट मनी डज। ये आपसे MCQs इस तरह से पूछा गया है, ये कॉमे लगा के मनी इज़ व्हाट मनी डज। ये मनी इज़ व्हाट मनी डज, उर्दू में आप इसे लिखेंगे कि ज़र वो है जो ज़र का काम अंजाम दे। बेटे ये एक डेफिनेशन है, ये एक तारीफ़ है ज़र की। अब आंसर में आपसे पूछा गया है, ऑप्शन में पूछा गया है कि दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन वाज गिवन बाय मॉर्गन, केन्स, वॉकर, क्राउथर। तो आपको मैंने दो डेफिनेशन बताई थी, एक वॉकर की बताई थी और एक मॉर्गन की। मॉर्गन की डेफिनेशन है कि मनी इज़ दैट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन द डेप्ट ऑफ पेमेंट, के कर्ज़ों के लेन देन में इस्तेमाल होती है। लेकिन ये डेफिनेशन जो आपके सामने मैंने लिखी है, एक तो आपने ये याद भी रखनी है और दूसरा ये डेफिनेशन है वॉकर की। ऑप्शन में आपने ये वॉकर, क्या बेटा, दो बातें यहाँ पर आपने याद रखनी है। एक तो आपको ये पता चल गया कि मनी इज़ व्हाट मनी डज, एक तो आपने डेफिनेशन भी याद कर ली और लॉन्ग में आपको ये काम आएगी। आप कहीं पर भी आपसे डिफाइन मनी पूछा जाता है तो आप ये लिख देंगे और ये डेफिनेशन जो है वो राइट वन, इसका ऑप्शन जो है वो वॉकर है। तीसरा MCQ है बेटा कि अंडर बार्टर सिस्टम स्टोरिंग वैल्यू वाज। अंडर बार्टर सिस्टम कॉमा स्टोरिंग वैल्यू ऑफ गुड्स कर लें या सिर्फ जहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरिंग वैल्यू वाज। जी उर्दू में बेटे ये बनेगा कि बराह रास्त तबादला के निज़ाम में ज़ख़ीरे कदर की ज़ख़ीरे कदर थी। ठीक है जी, इसमें चार ऑप्शन हैं आपके पास, A, B, C, D।
इजी, पॉसिबल, पहला ऑप्शन इजी, उसके बाद पॉसिबल, तीसरा ऑप्शन इम्पॉसिबल, और है डिफ़िकल्ट। जी ये आंसर आपका बार्टर सिस्टम बरह रास्त तबादला के निज़ाम में स्टोरिंग वैल्यू ऑफ गुड्स यानी कि चीज़ों को जमा करना, ज़ख़ीरा करना, अशिया को ज़ख़ीरा करना, चीज़ों को ज़ख़ीरा करना क्या था जी? पहला ऑप्शन है इजी, आसान था, मुमकिन था, नामुमकिन था और पॉसिबल, मुश्किल था। हमने बार्टर सिस्टम डिस्कस किया था। बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम हम पढ़ा था नो स्टोरिंग वैल्यू, यानी उस वक्त जो है वो चीज़ों को ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो स्टोरिंग वैल्यू वाज, अगर हम उस हिसाब से पढ़ें तो ये आंसर बनता है इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये वो ज़माना है जब अशिया को अशिया से बराह रास्त बदल दिया जाता था और उसमें रुपए पैसे का इस्तेमाल नहीं होता था। राइट, इसमें इजी ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, पॉसिबल यानी कि उनको जमा किया जा सकता, ये भी आंसर आपका गलत है। अब इम्पॉसिबल या डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट में थोड़ी बहुत हमें जो है ना वो दुरुस्त होने की एक चांस मौजूद है कि उस माने में शायद लोगों को जो है वो अपनी चीज़ें स्टोर कर भी सकते होंगे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती होगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो उस ज़माने में नो स्टोरिंग वैल्यू, यानी अंडर बार्टर सिस्टम स्टोरिंग वैल्यू वाज इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नामुमकिन था कि चीज़ों को ज़ख़ीरा करना या ज़ख़ीरा कदर की खसूसियत जो थी वो नामुमकिन थी। तो ये आपने याद रखना। इसमें थोड़ा सा आपको लिख के देने का मकसद था कि बाज़ औक़ात डिफ़िकल्ट में भी अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और उसमें डिफ़िकल्ट मौजूद है यानी मुश्किल मौजूद है, तो आप इसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उस सूरत में कि अगर आपके पास इम्पॉसिबल का ऑप्शन ना हो, यानी कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि किसी ज़ाविये से वो मुश्किल हो कि इतनी ज़्यादा चीज़ों को संभाल के रखना, एक जगह पे उनको स्टोर करना, उनको ज़ख़ीरा करना, ये मुश्किल हो सकता था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है बेटे कि इन बार्टर सिस्टम देयर वाज यानी बराह रास्त तबादला के निज़ाम के तहत क्या था? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, अनडिवाइडेबल गुड्स और ऑल दीज। ये सवाल है आपसे कि इसमें आपसे इसमें बेटा पूछा गया है कि बार्टर सिस्टम में था, यानी आपसे आंसर में ये बताना है कि क्या क्या था कि अंडर बार्टर सिस्टम देयर वाज बराह रास्त तबादला के निज़ाम के तहत था, जो था वो हमने लिखना है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के चीज़ों का बाहिम मुताबिक ना होना, उसकी कमी होना। लैक ऑफ कॉमन मेजरिंग वैल्यू, मुश्तरक म्यार कदर का ना होना। अनडिवाइडेबल गुड, तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स आपने पढ़ा था कि चीज़ें तकसीम नहीं हो सकते थे। उसके बाद ऑल दीज, ये सारे। तो इसमें ऊपर आपने जितने भी पढ़े हैं वो सारे के सारे बार्टर सिस्टम में मौजूद थे, यानी कि देयर वाज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, देयर वाज लैक ऑफ कॉमन मेजरिंग वैल्यू, देयर वाज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स।
ऑप्शन आपका डी है ऑल दीज। इसका मतलब है सारे जितने भी आपने ए बी सी ये तमाम के तमाम बार्टर सिस्टम में मौजूद थे, लिहाजा इसमें आपका जो आंसर बनेगा वो लास्ट बनेगा ऑल दीज, यानी ए भी इसमें शामिल है, बी सी में डी ऑप्शन है ऑल दीज। तो ऑल दीज लिखने की बजाय जहाँ ये भी लिखा जा सकता था ए बी सी, यानी कि वो सारे हैं। तो बार्टर सिस्टम की खसूसियात में ये था कि ये सारी उसमें प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी। उसके बाद है बेटे टाइप ऑफ मेटेलिक मनी आर, टाइप्स ऑफ मेटेलिक मनी आर। तो उर्दू में से लिखेंगे धाती ज़र की अक़साम हैं। ऑप्शन है जी आपके पास 2, 3, 4, 5 कि मेटेलिक मनी जो है मेटेलिक मनी आपने पढ़ा है कि जो मनी इन फॉर्म ऑफ कॉइन सर्कुलेट करती है। सिक्कों की सूरत में जो ज़र सर्कुलेट करता है, पैसा सर्कुलेट करता है, उसे मेटेलिक मनी कहते हैं। और इसमें आपने पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटेलिक मनी, एक है टोकन मेटेलिक और दूसरी है स्टैंडर्ड मेटेलिक। यानी कि ये आपका ऑप्शन है ये वाला, और यहाँ भी इसी बिल्कुल तरतीब से लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5। तो आंसर आपका है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटेलिक मनी, कि धाती ज़र की 2 अक़साम होती हैं। हाँ, ये आपसे सवाल शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स आर देयर ऑफ मेटेलिक मनी, ठीक है, कि धाती ज़र की कितनी सूरतें होती हैं या धाती ज़र की कितनी अक़साम हो सकती हैं। तो उसमें आपने सवाल अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप लिख रहे हैं कि देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ मेटेलिक मनी या 2 टाइप ऑफ मेटेलिक मनी, ए बी। ए में आप लिखेंगे टोकन मेटेलिक मनी, बी में आप लिख दें स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी। तो ये 2 जो हैं जो। उसके बाद नेक्स्ट MCQ दे बेटा, इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है कि चल इसी को ही जो है ऊपर हमने लिखा, इसी को हम थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर कि ये क्या हो सकता है। अब हमने टाइप ऑफ मेटेलिक मनी की हम बात करते हैं ना, तो ये 2 होती हैं। एक है टोकन मेटेलिक और ये है स्टैंडर्ड मेटेलिक। इसमें जो है ये हमारा जो लास्ट MCQ था उसमें पूछा गया था कि टाइप्स ऑफ मेटेलिक मनी आर 2 हैं, मेटेलिक, टोकन मेटेलिक और स्टैंडर्ड मेटेलिक। अब बेटे हमने इसकी हम बात करते हैं, टोकन मेटेलिक क्या होता है। हम कॉइन के बारे में 2 बातें पढ़ते हैं। एक है कॉइन की फेस वैल्यू, यानी जो हमें नज़र आ रही होती है, जो उसके ऊपर कॉइन के ऊपर दर्ज होता लिखा होता है, और दूसरी होती है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल। इसमें ये है कि इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर दैन द मेटल, इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर दैन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल, इट इज़ कॉल्ड टोकन मेटेलिक। इट इज़ कॉल्ड टोकन मेटेलिक। अच्छा, साथ में जो है ये स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड में भी कॉइन को हम 2 सूरतों में देखेंगे। एक कॉइन की फेस वैल्यू और दूसरा ओरिजिनल वैल्यू। नल वैल्यू। इसमें फेस वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू इक्वल होती हैं। 2 डेफिनेशन आपने यहाँ दे देखी हैं कि अगर
फेस वैल्यू ज़्यादा हो ओरिजिनल वैल्यू से तो टोकन मेटेलिक, और अगर फेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इक्वल हों तो फिर है स्टैंडर्ड मेटेलिक। एमसीक्यू जो आपसे पूछा गया है उसमें बेटे है, इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल। सवाल ये आपसे पूछा गया है कि इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल, तो क्या आंसर है? टोकन मेटेलिक। ऑप्शन बेटा हम आपके पास है, पहला ऑप्शन लीगल मनी, दूसरा स्टैंडर्ड मनी, तीसरा टोकन मनी और चौथा है डी ऑप्शन नियर मनी। तो आपने अभी पढ़ लिया है कि ये क्या है कि इफ़ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर देन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल इज़ कॉल्ड टोकन मेटेलिक। इसमें एक ऑप्शन और है, और वो ये है कि हो सकता है कि आपका ये जो आंसर है ये वाला, इस आंसर को वो क्वेश्चन में ले जाए। कैसे? कि अगर ये लिख दिया जाए कि फेस वैल्यू ऑफ कॉइन, क्या हमने तो ये पढ़ा है ना कि फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज ग्रेटर देन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल, तो इसमें आप आंसर आपने लिखा है टोकन मनी, तो हो सकता है लिख दें कि अंडर टोकन मनी फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज equal to original value of metal, less than original value of metal, greater than original value of metal, या no relation। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा कि ग्रेटर देन टोकन मनी, ग्रेटर देन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल। तो सवाल का जवाब और जवाब को जो है वो सवाल ऑप्शन में से क्वेश्चन बना देना और क्वेश्चन में से ऑप्शन बना देना, ये पॉसिबल है। उसके बाद है बेटे कि करेंसी नोट आर इशूड बाय करेंसी नोट इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज़, यानी कि मुल्क का मरकज़ी बैंक जो नोट इशू करता है, किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक जो करंट नोट इशू करता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन क्रेडिट मनी कहते हैं, दूसरा ऑप्शन पेपर मनी, तीसरा ऑप्शन नियर मनी और तीसरा ऑप्शन स्टैंडर्ड मनी और डी ऑप्शन है नियर मनी। तो किसी भी बैंक, किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक जो करेंसी इशू करता है वो पेपर मनी होती है, उसे करेंसी नोट भी कहते हैं, प्रेमिसरी नोट भी कहा जाता है, और वो पेपर मनी यानी पेपर की मदद से वो नोट छापता है। तो करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज़ कॉल्ड पेपर मनी। अब बेटा आपने यहाँ पर, क्योंकि मैं ज़रा इसको शॉर्ट करके लिख देता हूँ आपको, ये एमसीक्यूज़ यहाँ पर के करेंसी नोट कौन इशू कर रहा है, करता है जी मुल्क का सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब सवाल जो आपसे यहाँ पूछा गया वो ये है कि करेंसी नोट इशूड बाय सेंट्रल बैंक आर कॉल्ड, ये कहला पेपर मनी, यानी कागजी ज़र। सवाल आपसे पूछा गया है कि इसमें जो है कि करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज़ कॉल्ड पेपर मनी। तो आंसर में आपने लिखा है पेपर। आपसे ये भी हो सकता है कि पेपर मनी इज़ इशूड बाय, कि इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो लिखा है ना कि सेंट्रल बैंक इशू दी करेंसी, तो उसका आपने आंसर लिखा है पेपर मनी, यानी ये सेंट्रल बैंक जो है जो ये करेंसी नोट इशू करता है उनका नाम क्या है? पेपर मनी। क्या ये सवाल है आपका, ये जवाब है।
तो अगर इसको ऐसा भी एमसीक्यूज हो सकता है कि पेपर मनी इज इशूड बाय, तो फिर उसका आंसर आप क्या लिखेंगे? सेंट्रल बैंक। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि सवाल को जवाब और जवाब को सवाल में अगर लेके आते हैं या लिया जाता है तो उसका आपको आंसर इतना आपको इल्म होना चाहिए। वैसे जहाँ पर एक और भी थोड़ी सी इसमें एक इशू और भी है, वो ये है कि हमारी जो पेपर मनी होती है ना, वो दो तरह की होती है। सारी की सारी पेपर मनी सेंट्रल बैंक नहीं छापता। सिर्फ सेंट्रल बैंक वो करेंसी इशू करता है जो कन्वर्टेबल होती है। ज़्यादा बेहतर था कि यहाँ पर आप लिख देते कि कन्वर्टेबल पेपर मनी इज इशूड, या करेंसी नोट इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक। तो ये आपने फ़र्क ध्यान में रखना है कि जो कन्वर्टेबल पेपर मनी होती है वो मुल्क का सेंट्रल बैंक इशू करता है, इनकन्वर्टेबल जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटे कि एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी इज, करीबी ज़र की मिसाल। तो पहले आपको नियर मनी का पता होना चाहिए कि नियर मनी क्या है। नियर मनी वो करेंसी होती है जो दैट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड मनी, कि हम जिसे बड़ी जल्दी जो है वो करेंसी नोट में बदल सकते हैं, उसे हम बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी इतराज़ के और वेरी ईजली क्विकली, जिस तरह से प्राइस बॉन्ड हैं और गोल्ड है। प्राइस बॉन्ड और गोल्ड को इसलिए नियर मनी कहते हैं कि ये ज़र के बिल्कुल करीब होता है और बहुत जल्दी जो है बड़ी आसानी के साथ इसे हम करेंसी में बदल सकते हैं। इसलिए ये डायरेक्ट नहीं यूज़ होता, किसी ऑप्शन के तहत है कि अगर कोई लेना चाहे तो वो बॉन्ड रख ले, तो उसकी में अमाउंट दर्ज होती है, तो वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो गुड, अदरवाइज़ उसे करेंसी में बदला जाता है और जब उसे करेंसी में बदलते हैं तो बड़ी आसानी के साथ उसे बदला जा सकता है। इसलिए जो है इसे कहा जाता है नियर मनी। तो इसमें ऑप्शन क्या है आपके पास कि एग्जांपल ऑफ नियर मनी इज़ करेंसी नोट, चेक, कॉइन्स और प्राइस बॉन्ड। बेटे जो करेंसी नोट हैं ये तो है पेपर मनी और ये छापता है सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। ये भी हमने बात की है, दो तरह की करेंसी होती है, कुछ सेंट्रल बैंक इशू करता है और कुछ जो है वो मुल्क का समझें कि गवर्नमेंट इशू करती, जो गवर्नमेंट इशू करती है वो इनकन्वर्टेबल होती है, गैर बदल पजीर कागजी ज़र होता है, और जो बैंक जारी करता है वो बदल पजीर होता है। दूसरा तो ये तो नहीं हो सकता, यानी कि करेंसी नोट जो हैं ये नियर मनी के एग्जाम्पल नहीं हो सकते। उसके बाद चेक है, चेक क्रेडिट मनी है, चेक जो है ये क्रेडिट मनी है और चेक जो है ये इशू करता है बैंक, लेकिन ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बेस पर ये सर्कुलेट करती है। तो चेक जो है, चेक का शुमार क्रेडिट मनी में होता है और चेक आपको उस वक्त पढ़ा भी दिया था कि चेक की जो है इसकी कुछ टाइप्स हैं, ये आपको याद रखनी है। उसमें बियरर चेक होता है, ऑर्डर चेक है, ट्रैवल चेक है, क्रॉस चेक है। तो चेक जो हैं ये एग्जाम्पल है किसकी? क्रेडिट मनी की। करेंसी नोट एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे आपको ये सबसे पहले है करेंसी नोट, करेंसी नोट के बाद चेक, कॉइन्स और बॉन्ड। अब ये जो करेंसी नोट हैं ये एग्जाम्पल है पेपर मनी की, ये पेपर मनी की है और उसे कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट।
जो सेंट्रल बैंक इशू करेगा वो कन्वर्टेबल पेपर मनी होगी, और जो गवर्नमेंट इशू करेगी वो इनकन्वर्टेबल पेपर मनी होगी। तो इसमें आपसे क्या है कि करेंसी नोट आर द एग्जाम्पल ऑफ पेपर मनी। के बाद है चेक। चेक जो है ये क्रेडिट मनी, एतबारी ज़र, ये क्या है, एतबारी ज़र। और कॉइन्स जो हैं ये हैं मेटेलिक मनी, और बॉन्ड्स ये नियर मनी। तो इसमें सवाल तो आपसे एक पूछा गया है, लेकिन आपको साथ में इसलिए लिख के दिए हैं कि मुमकिन है कि ये सवाल भी आपसे। तो करेंसी नोट किसकी एग्जाम्पल है बेटा, पेपर मनी। चेक जो है ये कागजी ज़र, और कॉइन्स हैं ये मेटेलिक मनी की एग्जाम्पल हैं, और ये नियर मनी। उर्दू में आप इसे लिखेंगे, ये यहाँ जो है इसे आप यानी करेंसी नोट किस चीज़ की मिसाल है, ये है कागजी ज़र। अब दूसरा है चेक। चेक किसकी मिसाल है, एतबारी ज़र की। और ये हैं कॉइन्स, धाती सिक्के। सिक्के जो हैं ये धाती ज़र की मिसाल हैं, और प्राइस बॉन्ड्स ये करीबी ज़र की। सवाल तो आपसे पूछा गया था इसके हवाले से कि प्राइस बॉन्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये सवाल जो है वो इस तरह से है कि एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी इज़, ये आपका आंसर है। आपसे सवाल पूछ लिए जाए कि एग्जाम्पल ऑफ पेपर मनी, तो आंसर होगा नोट, करेंसी नोट। सवाल आपसे आ जाए एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट मनी, तो इसका आंसर चेक। एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक मनी, तो इसका आंसर कॉइन्स। और आपसे पूछ रहे एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी, तो इसका आंसर है प्राइस बॉन्ड। तो ये बुनियादी तौर पर जो है MCQs जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले भी आपको कुछ एहतियात बताई है कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। कि आंसर आप एक ABCD में से एक आंसर आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपको सब आंसर का जो जिनको आप गलत तस्वुर कर रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो गलत क्यों हैं। तो बेटे ये हमने आज इस अपने लेक्चर में जो है वो MCQs की बात की है कि कुछ हमने सॉल्व की हैं। इंशाअल्लाह हमारा अगला लेक्चर जो है वो इसमें के जो रिमेनिंग MCQs हैं इस चैप्टर के, वो हम इंशाअल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने इनको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसे आपने ये जिस तरह से मैंने आपको सॉल्व करना सिखाए हैं कि आपने सिर्फ ABCD ऑप्शन को नहीं, आपने इस पर गौर नहीं करना, आपने मुकम्मल जो है अपना उसको देखना है कि जो ये दुरुस्त है तो क्यों दुरुस्त है। अल्लाह हाफ़िज़।